वेलकम बैक गाइस। आज का हम लोग जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का पार्ट 2 जो करने जा रहे हैं और इसके जैसे ही कंप्लीट होते मैं आपको इसका ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा, जिसमें मैं करीब 50 क्वेश्चन का स्टोरी ऑफ इंग्लिश से डिस्कशन करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग का आज का क्लास। मैं इसे साइड 30 और 31 मैंने करवा दिया था, फिर भी मैं ले रहा हूँ 30 नंबर क्वेश्चन से। द रोमाउंट ऑफ द रोज, ये एक बुक का नाम है। रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया? तो गॉफ्री चॉसर। और इसके अलावा मिडिल इंग्लिश राइटर गॉफ्री चॉसर जो है मिडिल इंग्लिश के राइटर थे। इनके अलावा जो लिखा गया है वो लिखा गया अलेक्जेंडर के द्वारा। तो द रोमाउंट ऑफ द रोज लिखा गया ये गॉफ्री चॉसर और अलेक्जेंडर को क्या कहा जाता है? तो रोमांस ऑफ किंग कहा जाता है अलेक्जेंडर को। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन नंबर, फेमस पोइट्स या राइटर ऑफ दिस मिडिल इंग्लिश के समय कौन कौन फेमस राइटर हैं? तो चॉसर हो गए, मतलब जो हो गया गॉफ्री चॉसर, जॉन गॉवर, विलियम लैंगलैंड और जॉन विक्लिफ। लेकिन आपके एग्जाम में आएगा ऐसे करके क्वेश्चन कि गॉफ्री चॉसर बिलोंग्स टू विच पीरियड, तो आपका आंसर हो जाएगा मिडिल इंग्लिश। जॉन गॉवर या विलियम लैंगलैंड या जॉन विक्लिफ, गाइस आप सभी अपनी नोटबुक पे लिखा जरूर करो। जैसे कि यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो गॉफ्री चॉसर की एक बुक का नाम है कैंटरबरी टेल्स, ये जरूर ध्यान में रखिए आप। क्वेश्चन में ऐसे आ सकता है द कैंटरबरी टेल्स इज रिटन बाय, या हु इज़ द ऑथर ऑफ द कैंटरबरी टेल्स, तो आपका आंसर होगा चॉसर। लैंगलैंड ने क्या लिखा है? पायर्स द प्लॉमैन, लैंगलैंड जो है इसके ऑथर है पायर्स द प्लॉमैन। और हु ट्रांसलेटेड बाइबल इनटू इंग्लिश, बाइबल को किसने इंग्लिश में अनुवाद किया है? तो उनका नाम बनता है विक्लिफ। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 33 पे, पॉइंट नंबर 33 पे। इंडियंस आर क्विक लर्नर ऑफ इंग्लिश, भारतीय जो व्यक्ति हैं वो भारतीय जो राष्ट्रीयता के भारत राष्ट्र के व्यक्ति हैं वो बहुत तेज़ी से अंग्रेजी सीख जाते हैं। क्यों? बिकॉज वी बिलोंग टू द इंडो यूरोपियन फैमिली, क्योंकि हम भारतीय जो है इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। इंडो यूरोपियन मतलब जो है हमारे यहाँ पे यूरोप के साथ साथ इंडिया के साथ साथ यूरोपवासी भी यहाँ पे बसे हुए थे, जिनकी वजह से हम लोग बहुत जल्दी अंग्रेजी को सीख जा पा रहे हैं। जर्मनी की इंग्लिश बिलोंग्स टू एंशियंट यूरोपियन फैमिली, जो जर्मनी की इंग्लिश है वो पहले प्राचीन इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करती है। मतलब कहने का मतलब समझेंगे, जो अंग्रेजी जो भाषा है वह जर्मनी की अंग्रेजी वो पहले के समय में यूरोप की परिवार से, यूरोप की सल्तनत से बिलोंग करती थी। द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश वॉज हेल्प्ड बाय द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन 1476, जो मैंने आपको बताया होगा इससे पहले 1500 सेंचुरी से जो है मॉडर्न इंग्लिश का आगाज़ होता है। तो ये जो मॉडर्न इंग्लिश का जो शुरुआत हुआ, विकास हुआ, वो किसकी मदद से हुआ, किसके आने की वजह से हुआ? तो प्रिंटिंग प्रेस की आने की वजह से। प्रिंटिंग प्रेस कब आई थी? 1476 में। इसे लाया था किसने? विलियम कैक्सटन ने। कहाँ पे खोजा था? वेस्टमिनिस्टर एबी, इंग्लैंड में। नेक्स्ट है टू मेजर इवेंट्स इन यूरोप, यूरोप की दो मुख्य जो इवेंट रहे हैं, घटना रहे, वो क्या क्या है? याद रखेंगे, रिनेसेंस और दूसरा रिफॉर्मेशन पुनर्निर्माण, और रिनेसेंस मतलब पुनः जागरण काल। ये दो यूरोप की मुख्य जो समय उस समय की घटना रही है। इंग्लिश लैंग्वेज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम 15 डिफरेंट लैंग्वेजेस, अंग्रेजी जो शब्द है ये इसका खुद का भाषा नहीं है, खुद का शब्द नहीं है, ये बहुत सारे शब्द है, जितनी अधिकांशतः शब्द जो है अन्य भाषाओं से लिया गया है, इसीलिए इसे जो है बोरोड लैंग्वेज, बोरो का मतलब होता है उधार लेना, इंग्लिश को जो है बोरोड लैंग्वेज भी हम कहते हैं। कहाँ से इंग्लिश ने ये उधार लिया है? फ्रेंच से, लैटिन से, ग्रीक से, इटालियन और स्पेनिश, ये सभी जगह से जो है अंग्रेजी ने अपनी भाषा को लिया है। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 37, मॉडर्न इंग्लिश के कौन कौन राइटर, उनके वर्क क्या क्या है? तो एडमंड स्पेंसर, इनकी जो वर्क है ये सारे आपके बुक में से कोई ना कोई आपकी एक दो बुक जरूर मिल जाएंगे देखने को। एडमंड स्पेंसर फेरी क्वीन है। क्रिस्टोफर मार्लोवी डॉक्टर फास्टस हैं। फ्रांसिस बैकॉन ऐसे लिख रखे हैं उन्होंने। बेन जॉनसन वॉलपॉनी। शेक्सपियर किंग लियर, यहाँ पे हियर नहीं होगा, किंग लियर होगा ये। ऑथेलो, मैकबथ, द मर्चेंट ऑफ वेनाइस, ये सारे शेक्सपियर के वर्क्स हैं, इनकी संरचनाएं हैं। 18th सेंचुरी, आपसे क्वेश्चन आएगा विच सेंचुरी इज नॉन एज ऑगस्टन एज, ऑगस्टन एज मतलब कहे तो 1100 के आसपास में जो है, ऐसा मतलब नहीं, जो वो क्या हो तो ब्रिटिशर्स के ऊपर जब अन्य देशवासी फ्रांस, इटली, ये सब ने जब आक्रमण किया, समय को ऑगस्टन एज कहा गया। तो ऑगस्टन एज कौन सी शताब्दी को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है 18वीं शताब्दी को।
सबसे पहले जो डिक्शनरी जो पब्लिश की गई थी, प्रकाशित की गई थी, वह 1755 में 1755 में, और उसे लिखी थी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। ये पहली डिक्शनरी में करीब 40,000 शब्द थे और इसे लिखने में पूरे 7 साल लग गए थे। तो सबसे पहली डिक्शनरी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने खोजा था। कब खोजा था? 1755 में। इसमें करीब 40,000 शब्द थे और इसे लिखने में 7 साल लगे। इंग्लिश इज़ स्पोकन ओवर ए मच लार्जर एरिया इन द वर्ल्ड। मैंने आपको इससे पहले ही बताया था, अगर बोले तो नेटिव स्पीकर्स, स्वदेशी अगर बात करें भाषा इसे बोलने वाले, तो हमारे पास हो जाते हैं मंडारिन, चाइना का मंडारिन लैंग्वेज, चाइनीज़ बोले तो या मंडारिन। लेकिन इंग्लिश जो है मच लार्जर एरिया, मतलब ये जगह अगर क्षेत्रफल के मामले में बात करें तो अंग्रेजी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स, अगर हम बात करें स्वदेशी भाषा बोलने वाले, तो हमारे पास है चाइनीज़। क्वेश्चन नेक्स्ट 44 नंबर पॉइंट, जो अंग्रेजी है उसे 3 टाइप में बांटा गया इंग्लिश को। पहला मदर टंग, या मदर टंग को हम फर्स्ट लैंग्वेज भी कहते हैं। लैंग्वेज देखो एल से लैंग्वेज होता है और फर्स्ट तो इसीलिए L1 लिखा गया है। सेकेंड लैंग्वेज L4 लैंग्वेज, और सेकेंड है तो इसीलिए L2 लिखा गया। फॉरेन लैंग्वेज, जो भी फॉरेन लैंग्वेज को हमने F और L से डिनोट किया है। आते हैं, आपको ये कंट्री का जरूर नाम याद रखना है, इससे एक क्वेश्चन तो पक्का मिलेगा। देखो ऐसे कौन कौन से देश है जहाँ पे इंग्लिश जो है मदर टंग, मातृभाषा उनकी जो है ना, मदर टंग किसको कहते हैं? जो अपने जन्म से जिस लैंग्वेज को बोले उसे मदर टंग कहते हैं। तो कौन कौन कंट्री में इंग्लिश मदर टंग की तरह यूज़ होती है? यूके, यूनाइटेड किंगडम बोले तो इंग्लैंड, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। ये देश का नाम याद रखें, और भी देशों में बोली जाती है, लेकिन आपके बुक के अकॉर्डिंग जितनी है उतना ही एनफ है। इंग्लिश इज़ यूज्ड एज एन L1 बाय द एंग्लो इंडियन। कहने का मतलब समझना ध्यान से, यहाँ पे अभी इसमें तो आप इंडिया का नाम कहीं नहीं देखे हो, फिर भी यहाँ पे क्या लिखा गया? एंग्लो इंडियन। L1 मतलब कौन सा लैंग्वेज? मदर टंग या फर्स्ट लैंग्वेज। तो एंग्लो इंडियन जो है इंग्लिश को कैसे बोलते, मतलब कौन सी इंग्लिश बोलते? तो L1। एंग्लो इंडियन मतलब जैसे कि लेट सपोज कि कोई व्यक्ति जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं और उनकी कोई शादी होती है, उनका हस्बैंड और वाइफ जो है कनाडा से बिलोंग करता है, तो उसको हम एंग्लो इंडियन कहेंगे। तो उनसे जो बच्चे आएंगे, जन्म जो लेंगे बच्चे, वो होंगे एंग्लो इंडियन। तो हम उस बच्चे को कहते हैं एंग्लो इंडियन। तो वो कौन सी लैंग्वेज बोलेगा? वो इंग्लिश ही बोलेगा। वो उसकी मदर टंग वो L1 है, मतलब वो इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करेगा। इंग्लिश इज़ यूज्ड एज ए सेकेंड लैंग्वेज। ऐसी कौन कौन सी देश है जहाँ पे अंग्रेजी द्वितीय भाषा के रूप में यूज़ होती है? तो वो है इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया, नामीबिया, बोट्सवाना। ये सब जगह पे इनकी सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है। सेकेंड लैंग्वेज मतलब कि अब देखो, अपने इंडिया की बात करो, सबसे पहले आप जो भी एग्ज़ाम वगैरह देते हो तो उसकी 2 ऑप्शन आती है, या तो हिंदी नहीं तो इंग्लिश। उसी तरह से हर एक जगह पे अगर कोई भी अगर ऑफिस में जाओगे, आप चले जाओ नागालैंड चले जाओ, केरला चले जाओ, तो उसकी तो या तो उसकी अपनी स्टेट लैंग्वेज, नहीं तो सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश ही चलती है। हिंदी नहीं देखने को मिलेगा। अब जैसे केरला चले जाओगे साउथ में, तो वहाँ पे आपको केरला की आपको मलयालम मिलेगी, मलयालम का सेकेंड आपकी जो वहाँ पे जो लैंग्वेज मिलेगी वो इंग्लिश देखने को मिलेगी। इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज। अब ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे अंग्रेजी फॉरेन लैंग्वेज की तरह यूज़ होता है? तो चाइना है, जापान है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट है, इराक है, फ्रांस, एरिटेरिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, मैक्सिको, ब्राज़ील। ये सब कंट्री में इंग्लिश जो है फॉरेन लैंग्वेज की तरह यूज़ होता है। इंग्लिश इज़ ए विंडो टू द वर्ल्ड। विंडो का मतलब होता है खिड़की। खिड़की मतलब क्या? अब इंग्लिश खिड़की है, खिड़की नहीं। खिड़की से आप क्या करते हो? खिड़की से आप बाहर की दुनिया झांक पाते हो, बाहर के नज़ारे को देख पाते हो। अगर लेट सपोज आप चले गए, आपको कल के दिन में ही चले गए, आप ऑस्ट्रेलिया चले गए, आपको वहाँ पे जॉब मिल गई, तो आप वहाँ पे जॉब जब मिल गई तो आप वहाँ पे कौन से भाषा में आप बोलोगे जिससे आपकी लोगों आपकी भाषा को समझे? क्या आप वहाँ पे अपनी लैंग्वेज बोलोगे? आप यहाँ की हिंदी लैंग्वेज बोलोगे? नहीं समझ पाएंगे ना। तो इंग्लिश एक वैसा लैंग्वेज है जो हमें संसार से रूबरू करवाता है, हमें संसार से अवगत करवाता है, हमें संसार को दिखाता है। नेक्स्ट आता है ड्रामा। ये ड्रामा शब्द क्या है? ड्रामा कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड। ड्रामा अभी जस्ट बताया मैंने, इंग्लिश जो शब्द ही लिया हुआ है ये अधिकांशतः 50 भाषाओं से भी ज़्यादा से उठा के शब्द लिया है, जिसमें फ्रेंच, लैटिन और ग्रीक, ये 3 से तो बहुत ज़्यादा वर्ड उठा रखा है। तो ड्रामा जो शब्द आया है वो ग्रीक वर्ड से निकला है। ग्रीक वर्ड ड्रामा का मतलब क्या होता है? ड्रामा का मतलब होता है थिंग्स डन, वो काम जो पूरा हो चुका है। ड्रामा का सिनोनिम्स, पर्यायवाची क्या है? प्ले। प्ले का मतलब खेल समझते हो ना, लेकिन प्ले का मतलब होता है नाटक भी, ड्रामा भी।
क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट नंबर 52, ड्रामेटिक एलिमेंट्स। अब जैसे ड्रामा अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो प्लॉट का मतलब होता है हमारी ज़मीन की टुकड़ी नहीं, प्लॉट का मतलब होता है रूपरेखा। पहले तो हमें स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा कि कैसे क्या इस ड्रामा को लिखना पड़ेगा। कैरेक्टर, उस ड्रामा को करने के लिए हमें पात्र की ज़रूरत होती है, अलग अलग व्यक्तियों की ज़रूरत होगी। फिर हमें उसमें देना होगा डायलॉग, हमें अलग अलग, अब जब तक डायलॉग नहीं देंगे तो हमारी ड्रामा जो इंटरेस्टिंग नहीं बनेगी, लोग बोर हो जाएंगे और उसे देखना पसंद नहीं करेंगे। जेस्चर्स का मतलब होता है हाथों से इशारा जब हम करते हैं तो उसको जेस्चर्स कहते हैं। जैसे सीनिक इफेक्ट, जैसा दृश्य उसका प्रभाव उस समय दिखना चाहिए। नेक्स्ट है म्यूजिक्स, थोड़ी संगीत भी होनी चाहिए, यहाँ पे कॉमा लग जाएगा। और है ये सलिलिक्वी। सलिलिक्वी का मतलब होता है जो वेलकम सॉन्ग जिसे हम कहते हैं उसे कहते हैं सलिलिक्वी। आपसे एग्जाम में ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट द नेम ऑफ ड्रामेटिक एलिमेंट्स। आपको 4 याद रखना, प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग, जेस्चर्स, सीनिक इफेक्ट, म्यूजिक और सलिलिक्वी। ये चारों में से 5-6 में से कोई आप 4 याद रखना। नेक्स्ट है ड्रामेटिक स्ट्रक्चर्स। ड्रामेटिक स्ट्रक्चर क्या क्या है? तो एक्सपोजिशन, इनिशियल इंसिडेंट मतलब प्रारंभिक जो घटना होती है उसको हम एक्सपोजिशंस कहते हैं। कॉम्प्लिकेशन, राइजिंग एक्शन, जैसे कि धीरे धीरे जो टर्न लेता है उसे हम कॉम्प्लिकेशन कहते हैं। क्राइसिस, अचानक से जो टर्न होता है, टर्निंग पॉइंट आता है, बोलते हैं ना आप जब मूवी देखते हो तो अब गजब का टर्न लिया, ये चीज़ को। डिनोमेंट, फॉलिंग एक्शन को कहते हैं। कैटास्ट्रॉफी, ट्रेजेडी को कहते हैं। और कंक्लूजन, कॉमेडी होती है, जो फाइनल होता है ना ड्रामा का उसे हम कंक्लूजन, उसमें क्या रहती है? कॉमेडी रहती है। आदमी हंसते हंसते खिलखिलाते उस ड्रामा को क्या करता है? ख़त्म करता, उस मूवी को ख़त्म कर देता है। नेक्स्ट ये ध्यान में रखना, ये आपके 2 नंबर क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। टाइप्स ऑफ ड्रामा, कि ड्रामा कितने प्रकार के होते हैं। तो ड्रामा देखो यहाँ पे ट्रेजिडी, वैसी ड्रामा जिसमें केवल दुख भरी हो। कॉमेडी, वैसी ड्रामा जिसमें केवल हंसी मजाक चल रही हो। ट्रेजी कॉमेडी मतलब ऐसी ड्रामा जिसमें थोड़ी हंसी मजाक दुख सब मिला हो। फार्स का मतलब होता है तमाशा। मेलोड्रामा जो है आपका एक तरह का कहे तो एक निराश टाइप की कहे ड्रामा। मैस्क्यू होता है आपका लीला, जिसको नाटक कहते हो। और आखिरी में 1 एक्ट प्ले, एक तरफा नाटक। एट स्टार्टिंग रिलीजियस ड्रामा अपेयर्ड। शुरू में पहले जब ड्रामा शुरू किया गया तो वो कौन सी ड्रामा चल रही थी? तो शुरू में जो ड्रामा जो चलना ना शुरू हुआ सबसे पहले धर्म के आधार पे। जैसे आप लोग भी अगर देखे होगे अपने आस पड़ोस में, तो आपने धर्म के आधार पे, जैसे कि ये रामायण को वो पात्र, रामायण के सारे पात्र बना के रामलीला करवाई जाती है। उसी तरह से पहले जो भी ड्रामा होता था वो भागवत गीता पे आधार पे या तो रामायण के आधार पे, जो भी हो उनके धर्म के आधार पे, सब अपने अपने धर्म के आधार पे जो है उन्होंने ड्रामा करवाना शुरू किया था। द फर्स्ट रियल कॉमेडी ड्रामा, सबसे पहला जो वास्तविक में जो कॉमेडी ड्रामा था उसका नाम क्या था? उसका नाम याद रखेंगे, उसका नाम था रोस्टर डस्टर। इसे किसने लिखा था? निकोलस उडाल ने लिखा था। कब लिखा था? 1550 में। द फर्स्ट ट्रेजेडी इंग्लिश ड्रामा वाज गॉडबडुक। सबसे पहला जो ट्रेजेडी ड्रामा था, मतलब ऐसी ड्रामा जिसमें दुख भरी होती है, जिसमें मातम छा जाता है, वो लिखा गया था वाज गॉडबडुक किसने लिखा था? थॉमस सैकविली और थॉमस नॉर्टन, ये लिखा गया था। तो गॉडबडुक लिखा गया था थॉमस सैकविली और थॉमस नॉर्टन के द्वारा। द रोमांटिक फॉर्म ऑफ ड्रामा वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय शेक्सपियर्स इमीडिएट प्रेडिशर्स हु वर नॉन एज यूनिवर्सिटी विट्स। आपसे क्वेश्चन आएगा हु आर नॉन एज यूनिवर्सिटी विट्स, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ये भी आपके 2 नंबर में एग्जाम में आ सकते हैं। तो रोमांटिक फ्रॉम नहीं, यहाँ पे फॉर्म होगा, यहाँ पे देखना FORM फॉर्म। द रोमांटिक फॉर्म ऑफ ड्रामा मतलब ड्रामा का रोमांटिक रूप, जो कि शेक्सपियर के तुरंत पहले, शेक्सपियर के जन्म से पहले जो कि लोग, जो ऐसे लेखक जो रोमांटिक फॉर्म में ड्रामा लिखते थे उनको हम कहते हैं यूनिवर्सिटी विट्स। अब यूनिवर्सिटी विट्स अब कौन कौन व्यक्ति थे? मैंने बताया ना कि शेक्सपियर के जन्म से पहले जो व्यक्ति लिखते थे ड्रामा उनको कहा गया यूनिवर्सिटी विट्स। आखिर यूनिवर्सिटी विट्स कौन कौन है? तो जॉन लिली, थॉमस किड, जॉर्ज पीली, रॉबर्ट ग्रीन, क्रिस्टोफर मार्लोवी। ये आपको इनमें से 4 नाम कम से कम ध्यान रखना पड़ेगा। लिली, पीली ऐसे याद रखना, जॉन लिली और जॉर्ज पीली, थॉमस किड, रॉबर्ट ग्रीन, क्रिस्टोफर मार्लोवी, ये तरह से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 16, सरोजनी नायडू इज नॉन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। आपसे क्वेश्चन होगा हु इज नॉन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? तो सरोजनी नायडू हो जाएगा। सरोजनी नायडू की कुछ वर्क जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं वो आपसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। विलेज सॉन्ग हैं, सॉन्ग्स ऑफ राधा और सॉल्स प्रे, ये कुछ किताबें जो सरोजनी नायडू की कुछ फेमस बुक हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ किताबें को ध्यान रखेंगे, गीतांजलि इनकी नॉवेल है।
चित्रा, रेड ओलिएंडर जो कि इनका ड्रामा है। ये 3-4 किताबें रविंद्रनाथ जी का याद रखेंगे। द रोमांटिक रिवाइवल इन इंग्लिश पोइट्री इज एसोसिएटेड विथ, मतलब कहे तो अंग्रेजी के कवि में, पोइट्री में जो सबसे रोमांटिक रोमांटिक पोइट का जो पुनर्जागरण जो हुआ वो हुआ था विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज के साथ। ये भी आपको क्वेश्चंस जितना पॉइंट में बता रहा हूँ अब सबको नोट डाउन करो, अब सब याद हो जाएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर के ही साथ साथ जो है रोमांटिक रिवाइवल का जन्म होता है। इंग्लिश ड्रामा रीच द हाईएस्ट पॉइंट इन द डिकेड फॉलोइंग एलिजाबेथ्स डेथ इन 1603, मतलब अंग्रेजी ड्रामा जो है अपनी ऊंचाई को छूने लगा, मतलब अंग्रेजी ड्रामा की ज़्यादा जान पहचान, ज़्यादा अंग्रेजी ड्रामा जो है और ज़्यादा आगे बढ़ना जब शुरू हुआ, कब हुआ, तो एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद 1603 में। अभी जो एलिजाबेथ मरी है वो एलिजाबेथ 2 मरी है, ये चीज़ ध्यान देंगे। अभी 2022 में जिनकी डेथ हुई एलिजाबेथ 2 की डेथ हुई है, सबसे ज़्यादा शासन करने वाली महारानी। नेक्स्ट है गिरीश कर्नाद, ये एक लेखक है, कन्नड़ लेखक है। इनकी 2 किताब का नाम याद रखेंगे, एक है हयावदन और एक है तुगलक, ये इनकी 2 ड्रामा का किताब है। नेक्स्ट देखेंगे कुछ यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख ले, ये आपको बिल्कुल आपसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये कुछ ऐसे कवि हैं जिनके आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि लॉर्ड टेनिसन, इन मेमोरियम लिखा हुआ है। S.T. कॉलरिज, द रीम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। T.S. एलियट, द वेस्टलैंड। T.S. एलियट, मैकाविटी, द मिस्ट्री कैट में भी आपको इनका नाम मिलेगा। चौसर, द कैंटरबरी टेल्स। लैंगलैंड, पार्स द प्लॉमेन। स्पेंसर, द फेरी क्वीन। जॉन मिल्टन, द पैराडाइज लॉस्ट। अलेक्जेंडर पॉप, डनसेड। जॉन किट्स, द ईव ऑफ संतेस। और P.B. शैली, इसमें देखो नीचे आपको मैं नहीं दिख पा रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम। P.B. शैली की ये जो है लिखी गई एक बुक है, उनकी एक नॉवेल है। इंडो एंग्लियन पोइट, अब देखो भारतीय साथ साथ में विदेशों में भी रहने वाले वो पोइट जिनकी विदेशों में भी चली है। विवेकानंद की द कप है। सरोजिनी नायडू, द विलेज सॉन्ग, अभी बात किया हमने। सर अरबिंदो घोष, सावित्री, ये स्पेलिंग एरर है, ऐसे लिखेंगे सावित्री। रविंद्रनाथ टैगोर, हेवन ऑफ फ्रीडम। कमला दास, द ओल्ड प्ले हाउस। तोरूदत्त, लोटस। नेक्स्ट 68 पॉइंट नंबर, द नेम ऑफ नॉवेलिस्ट एंड वन ऑफ इट्स वर्क। यहाँ पे कुछ उपन्यासकार जैसे कि खुशवंत सिंह हैं, उनका एक नॉवेल है ट्रेन टू पाकिस्तान। R.K. नारायणा, द गाइड। मुल्क राज आनंद, कूली। राजा राव, कांतापुरा, यहाँ पे कांतापुरा। अरुंधति रॉय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अनीता देसाई, वॉइसेस इन द सिटी। कमला मार्कंडे, द फ्लड। ये कुछ किताबें, बस इनको बस एक बार गो थ्रू कर लो, ध्यान में बस रहे। जैसे ब्रिटिश ड्रामाटिस्ट कौन है ये सब का आप स्क्रीनशॉट लेते चलना और आप लिख भी जरूर लेना। शेक्सपियर, ऑथेलो। मार्लोवी, एडवर्ड टू। बेन जॉनसन, वॉल्पॉन। शरिडन, द रिवल्स। G.B. शॉ, कैंडिडा। T.S. एलियट, द फैमिली रियूनियन। ओलिवर गोल्डस्मिथ, सी स्टॉप्स टू कॉन्क्यूर। ये इनकी कुछ किताब का नाम है जिन्हें आपको याद रखना है। गाइस आई होप आपको अभी तक का पूरा वीडियो समझ में आया होगा। जुड़े रहना, हम इसका ऑब्जेक्टिव सेक्शन जो है तुरंत लेके आ रहा हूँ, मैं आपको 1 से 2 दिन में वीडियो अपडेट कर दूंगा। और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।